डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम शेरशाहकालीन प्रशासन के साथ। ठीक है, तो हमने पिछली क्लास में शेरशाह का इंट्रोडक्शन जो भी था, किस तरीके से उसने सूर्यवंश की स्थापना करी थी, वो हमने पढ़ लिया था। ठीक है, अब प्रशासन में देखते हैं बेटा। तो शेरशाह के बारे में नंबर 1, व्यवस्था सुधारक, ना कि प्रवर्तक। अर्थात शेरशाह ने कोई नई व्यवस्था शुरू नहीं करी, जो भी व्यवस्थाएं चली आ रही थी उन्हीं में सुधार का काम किया। अर्थात सल्तनत काल में जो भी व्यवस्थाएं पहले से चली आ रही थी उसमें जहां पर उसे कोई कमी लगी वहां पर उसने सुधार किया, उसने नई कोई व्यवस्था शुरुआत नहीं करी। ठीक है, अब देखते हैं इसका केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह का केंद्रीय प्रशासन किस तरीके से चलता था बेटा? तो जिस तरीके से हमने सल्तनत में जब प्रशासन पढ़ा था तो सुल्तान क्या था? सुल्तान सुप्रीम लीडर था। इसी तरीके से यहाँ पर भी है, सुप्रीम लीडर जो है वो कौन है? वो सुल्तान है। ठीक है, अब सुल्तान जो है वो अपने विभागों के माध्यम से और विभाग के अधिकारियों के माध्यम से केंद्रीय प्रशासन देखेगा। सल्तनत के समान ही जो 4 प्रमुख विभाग थे वो थे कौन कौन से? दीवान ए विजारत, ठीक है, दूसरा दीवान ए इंशा और तीसरा दीवान ए आरिज, फोर्थ एंड लास्ट दीवान ए रसालत। ठीक है, ये आय और व्यय से संबंधित विभाग है, हमने सल्तनत में चर्चा करी थी। ठीक है, पूरे साम्राज्य की जो भी आय और व्यय है वो ये कंट्रोल करेगा। इंशा वो शाही पत्राचार विभाग है, जो भी शाही आदेश जारी किए जाएंगे, फरमान जारी किए जाएंगे वो यहाँ से। दीवान आरिज सैन्य विभाग जैसे सल्तनत में था। ठीक है, अगला दीवान रसालत विदेश विभाग, विदेश से संबंधित मामले जो हैं वो ये देखेंगे। ठीक है, अब जरा प्रांतीय प्रशासन की बात करते हैं। ठीक है, तो प्रांतीय प्रशासन में कहा जाता है शेरशाह ने प्रांतीय प्रशासन पर बहुत ज़्यादा जोर दिया नहीं। ठीक है, प्रांतीय प्रशासन पर ज़्यादा जोर नहीं। जैसे हमने सल्तनत में देखा था पूरा साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, फिर प्रांत जो है वो आपके जिलों को सल्तनत में हम लोग सिख कहते थे। ठीक है, तो इस तरीके से नहीं, इसने क्या किया? इसने सीधा केंद्र यानी कि पूरा साम्राज्य जो है उसको विभाजित कर दिया सरकार में, और सरकार को विभाजित किया परगनों में, परगनों को विभाजित किया गांव या ग्राम में। ठीक है, पूरे साम्राज्य को बांट दिया 47 सरकार को आप जिले से कोरिलेट करिए। ठीक है, पूरा साम्राज्य 47 सरकारों में विभाजित है। ठीक है, उसमें से 19 सरकारें केवल और केवल बंगाल क्षेत्र में हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि बंगाल चूंकि सेंटर से दूर भी बहुत था, तो उसको नियंत्रित करने के लिए, वहाँ के प्रमुख को नियंत्रित करने के लिए क्या किया? वहाँ पर एक पोस्ट भी उसने सृजित करी जिसे कहा गया अमीन ए बंगाल, अमीन ए बंगाल। ठीक है, और इस पोस्ट पे रखा काजी फजीलत को। ठीक है, बंगाल चूंकि सेंटर से दूर था और उसको डर था कहीं कोई विद्रोह ना कर दे, बड़ा प्रांत है, संसाधनों से भरपूर है, तो किसी विद्रोह से बचने के लिए उसको छोटी छोटी इकाइयों अर्थात सरकारों में बांट दिया और फिर उन सरकारों को
अलग अलग अपने अफगान भाइयों या जो उसके अफगान बंधु थे उनमें एक एक को जिम्मा दे दिया। ठीक है, जिससे ये इकाइयाँ छोटी छोटी हो गई तो विद्रोह का जो डर है वो कम हो गया। ठीक है, अब जो है बेटा देख लेते हैं कहाँ पर कौन सा अधिकारी था। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सरकार में। केंद्र के हमने अधिकारी देख लिए विभाग, सरकार में यानी कि जिले में सिकदार ए सिकदारान पहला अधिकारी। दूसरा मुंसिफ ए मुंसिफान। ठीक है, सिकदार ए सिकदारान क्या करेगा? लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो क्रिमिनल डिस्प्यूट्स हैं, जो भी आपराधिक मामले हैं, फौजदारी मामले जो हैं, उनमें क्या करेगा? उनका निपटारा करेगा। दूसरा अधिकारी मुंसिफ मुंसिफान, ये क्या करेगा? रेवेन्यू कलेक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, राजस्व का संग्रह और प्रबंधन। दूसरी चीज इसका दूसरा काम था जो भी सिविल डिस्प्यूट्स होते थे यानी कि जो दीवानी मामले होते थे उनका निपटारा मुंसिफ मुंसिफान करता था सरकार स्तर पर। ठीक है, ये दो अधिकारी हो गए। अब परगने पे आ जाइए। परगने में कौन कौन से अधिकारी हैं? परगना जो है वहां पर है बेटा आपके सिकदार पहला अधिकारी, दूसरा मुंसिफ, तीसरा खजांची या खजानदार या इसको फौतदार भी कहते थे। अगला अमीन और फिर कारकुन। एक या दो कारकुन हो सकते थे। कारकुन जो है ये क्लर्क है। ठीक है, जैसे सरकार स्तर पर जो काम सिकदार सिकदारान का था वो परगने पर सिकदार करेगा। परगने में मुंसिफ का काम क्या है? जो काम सरकार में मुंसिफ मुंसिफान का है। ठीक है, खजानदार क्या है? ये जितना भी रेवेन्यू कलेक्ट होता था इसके यहाँ जमा कराया जाता था। ये खजांची है, आपने सुना भी होगा, ट्रेजरर कहते हैं जिसे, सारा धन इसके पास जमा किया जाता था। अमीन जो है वो गांव की जो सीमाएं हैं यानी कि बॉर्डर्स जो हैं, सीमाएं, उनका मूल्यांकन करता था, रेखांकन करता था और जो खेती वाली जमीन है उनकी नाप जोख। अमीन का पद अभी तक चलता रहा है। ठीक है, कारकुन क्लर्क है इनकी सहायता के लिए। ठीक है, अब आइए ग्राम पर या गांव पर। ग्राम में दो अधिकारी, गांव का मुखिया मुकद्दम, सल्तनत में इसी तरीके से था, और दूसरा जो था वो है पटवारी। पटवारी क्या करता था? किसान और उनकी जो जोतें होती थी उनके अंतर्गत कितना खेती का रकबा है उसका ब्यौरा रखता था, यानी कि अभिलेख रखता था, रिकॉर्ड रखता था। ठीक, अब मुकद्दम क्या है, क्या करता है? जो उसके अधिकार क्षेत्र में यानी कि उसके गांव में जो भी रेवेन्यू होता था, आता था, जनरेट होता था, उसको कलेक्ट करता था और कहाँ तक पहुँचाता था? और अपने से बड़े अधिकारी को उसके द्वारा पहुँचा दिया जाता था। दूसरा काम लोकल यानी कि जो स्थानीय स्तर पर जो अपराधी होते थे उनको पकड़ना और उनको दंडित करना भी किसका काम होता था? मुकद्दम का। ठीक है, और जो शेरशाह है वो अधिकारियों की नियुक्ति जो है यानी कि अपॉइंटमेंट्स हैं वो स्वयं देखता था। ठीक है, न्याय प्रशासन। अब न्याय प्रशासन में थोड़ी सी बात कर लेते हैं बेटा। शेरशाह का जो न्याय है वो स्ट्रिक्ट एंड इम्पार्शियल
यानी कि शेरशाह जो है वो न्याय को बहुत कठोर तरीके से और बिना किसी भेदभाव के लागू करवाता था। अगर कोई उसका सगा संबंधी भी है तो भी उसके दंड से नहीं बच सकता था, राइट। और इसके बारे में जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं अब्बास खान सरवानी, वो कहते हैं कि अगर कोई मृत्यु को प्राप्त होने वाली बुढ़िया भी अगर अपने सिर पर सोने के आभूषणों से भरा हुआ टोकरा लेके जाती है रास्ते में, तो किसी चोर में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसकी टोकरी या टोकरा उससे छिना ले। तो ये स्टेटमेंट तय करता है कि शेरशाह का जो प्रशासन, न्याय प्रशासन है, वो कैसा है। ठीक है, तो अब हम अगली क्लास में मिलेंगे बेटा शेरशाह कालीन रेवेन्यू सिस्टम या रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। थैंक यू।